Good morning, all my dear students. In previous video, we have seen about the concept of ecosystem, types of ecosystem, components of ecosystem, as well as we have covered some concepts like a food chain, food web, trophic level, etc. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आज के भी जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पिरामिड एंड द कंसेप्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. So let's start with this topic. First one is concept of pyramid. So pyramid means what? So pyramid is a diagrammatic representation of interaction between various trophic levels is called as pyramid. अब ये कल हमने जो देखा ट्रॉफिक लेवल्स, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स, ये सभी ट्रॉफिक लेवल्स जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. जैसे मैंने आपको फूड चेन में भी बताया था, प्रोड्यूसर के ऊपर हर्बीवोर डिपेंड रहेगा, हर्बीवोर के ऊपर कार्निवोर डिपेंड रहेगा, कार्निवोर के ऊपर टॉप कार्निवोर डिपेंड रहेगा. तो इन सभी ट्रॉफिक लेवल्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना मतलब पिरामिड. तो यहाँ पे पिरामिड के दो टाइप के स्ट्रक्चर्स जनरली हमें इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज अपराइट पिरामिड एंड सेकंड वन इज इन्वर्टेड पिरामिड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपराइट पिरामिड में आपको एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वर्टिकल ट्रायंगल, एंड इन्वर्टेड पिरामिड में आपको इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. तो यहाँ पे जो ईच एंड एवरी रो है, ये रो क्या बताता है? तो इट इज ए ट्रॉफिक लेवल. सपोज यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं प्रोड्यूसर, यहाँ पे हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर एटसेट्रा. अब पिरामिड ऑफ ये पिरामिड इकोसिस्टम में अपराइट रहेगा या इन्वर्टेड रहेगा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन. इकोसिस्टम कौन सी है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या पॉन्ड इकोसिस्टम है या ओशन इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के ऊपर पिरामिड का स्ट्रक्चर डिपेंड रहेगा. जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप देखेंगे तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. बट फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि स्ट्रक्चर में अगर आप कंसिडर करेंगे तो अपराइट एंड इन्वर्टेड ऐसे दो टाइप के पिरामिड आपको इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में मिलते हैं. नेक्स्ट है फिर इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स. तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ नंबर, देन पिरामिड ऑफ बायोमास एंड देन पिरामिड ऑफ एनर्जी. हमें इंपॉर्टेंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, बट एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हम ये दो टाइप्स के बारे में देखेंगे. पहला है पिरामिड ऑफ नंबर. अब आप जब फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स. जब हम इनके नंबर्स के बारे में कंसिडर करते हैं या नंबर्स के बारे में सोचते हैं तो फॉरेस्ट में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ऑब्वियसली दीज आर मोर देन नंबर्स ऑफ हर्बीवोर्स. मतलब 1 लाख प्लांट्स अगर है तो 1 लाख हर्बीवोर्स तो कभी नहीं रहेंगे फॉरेस्ट में, वो नंबर्स में कम ही रहेंगे. फिर अगर आप ट्रॉफिक लेवल जब ड्रॉ करते हो तो सबसे बेस में यहाँ पे आप देख सकते हो इस अपराइट पिरामिड के स्ट्रक्चर में कि बेस लेवल पे आप यहाँ पे प्रोड्यूसर्स दैट मीन्स प्लांट्स को यहाँ पे पुटअप करेंगे क्योंकि वो नंबर्स में ज्यादा है. फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आती है हर्बीवोर. तो हर्बीवोर प्लांट के कंपैरिजन में नंबर में कम है, तो जब वो ट्रॉफिक लेवल हम ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी साइज रिड्यूस होगी. एज कंपेयर टू हर्बीवोर, कार्निवोर और भी नंबर में कम है तो अगेन साइज रिड्यूस होती है. कार्निवोर के कंपैरिजन में टॉप कार्निवोर्स तो नंबर में और भी कम है, तो फाइनली वो भी साइज ट्रायंगल की रिड्यूस होती है. एंड फाइनली वी आर गेटिंग अपराइट पिरामिड. सो पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट because number of plants are more than number of herbivores, number of herbivores are more than number of carnivores and number of carnivores are more than number of top carnivores. तो इस तरह से पिरामिड ऑफ नंबर आपको ऑलवेज अपराइट मिलेगा. सेकेंड वन है पिरामिड ऑफ बायोमास. अब पिरामिड ऑफ बायोमास ये अपराइट भी रह सकता है या इन्वर्टेड भी रह सकता है. उसके पहले हम देखेंगे कि बायोमास मीन्स व्हाट. तो बायोमास मीन्स एक सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर आप कंसिडर करेंगे ओशन इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो सपोज एक प्लांट है. अब नंबर में प्लांट तो एक ही है, बट उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो भी हर्बीवोर्स है वो नंबर्स में ज्यादा रहते हैं. नंबर्स में ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली उनका बायोमास भी
ज्यादा रहेगा। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं कि सपोज एक ट्री है, ट्री के ऊपर डिपेंड रहने वाले सो मेनी इंसेक्ट्स है या जूप्लैंक्टॉन्स है, ये ट्री के कंपैरिजन में नंबर्स में ज्यादा रहते हैं एज वेल एज बायोमास में भी ज्यादा रहते हैं। एंड इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले स्मॉल फिश के नंबर्स कम जरूर रहेंगे बट वेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि बायोमास मीन्स वेट, तो वेट ज्यादा ही रहेगा। एंड स्मॉल फिश के ऊपर डिपेंड रहने वाले लार्ज फिश, तो लार्ज फिश भले ही नंबर में कम हो बट उनका वेट सबसे ज्यादा रहेगा। एंड इस तरह से हमें पिरामिड ऑफ बायोमास मिलेगा इन्वर्टेड। यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पे प्रोड्यूसर, क्योंकि एक ही है नंबर में एज वेल एज उसका वेट भी कम है। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो उनका वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ब्रॉड होता गया है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो मैंने आपको स्मॉल फिश बताए, भले ही नंबर में कम हो बट वेट ज्यादा है उनका। एंड सबसे लास्ट में लार्ज फिशेस, नंबर में कम है, लार्ज फिशेस में हम देख सकते हैं व्हेल हो, देन शार्क, सच टाइप ऑफ फिशेस, वो नंबर्स में भले ही कम हो बट वेट उनका ज्यादा रहता है। एंड इस तरह से आपको पिरामिड ऑफ बायोमास ये इन्वर्टेड मिलेगा। गॉट इट? नाउ थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये पिरामिड ऑफ एनर्जी देखने से पहले हमें एक लॉ समझ के लेना है। दैट लॉ इज 10% एनर्जी फ्लो लॉ। यस्टरडे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन इस लॉ के बारे में दिया था। अब ये 10% एनर्जी फ्लो लॉ क्या बताता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल एज ए नेट एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। एक सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्लांट जितनी भी एनर्जी तैयार करेगा वो एनर्जी एज इट इज हर्बीवोर को नहीं मिलेगी, या हर्बीवोर में जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी एज इट इज 100% कभी भी कार्निवोर को नहीं मिलेगी। उसमें से ओनली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिलती है। फिर बाकी के 90% एनर्जी का क्या होता है? तो रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूटिलाइज बाय सेम ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म और टू कंप्लीट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी देखते हैं तो सम एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जैसे जैसे फूड चेन लॉन्गर होती है वैसे वैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कम होता जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे पिरामिड को कंसिडर करेंगे तो पहली जो ट्रॉफिक लेवल है दैट इज प्रोड्यूसर, जो सनलाइट का यूज करके अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स में एनर्जी अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। फिर इस एनर्जी का वो यूज खुद के लिए करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेवल जो आती है हर्बीवोर, जब वो प्लांट्स के ऊपर फीड होगी तब प्लांट में से उनको 10% एनर्जी मिलने वाली है। हर्बीवोर के ऊपर जब कार्निवोर फीड होंगे तो उनको 10% मिलने वाली है। मतलब जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा ट्रायंगल नैरो होता जाएगा एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें मिलेगा अपराइट। फिर से एक बार ध्यान में रखिए, प्रोड्यूसर्स amount of energy is more, herbivore amount of energy is less, carnivore again less, top carnivore again less। तो इस तरह से एनर्जी अमाउंट ट्रांसफर होते समय कम कम होता है एंड पिरामिड आपको नैरो बनता हुआ दिखेगा एंड फाइनली वी विल गेट द स्ट्रक्चर अपराइट। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट ही रहता है, क्योंकि प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड नहीं रहेगा। और कल जो हम एक चीज देखे थे कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस होते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में यही होता है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी कम होगा एज वेल एज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होंगे। सो दिस इज अबाउट पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें आपको 10% एनर्जी फ्लो लॉ अगर समझ में आया तो पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट कैसे है ये अंडरस्टैंड हो सकता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो एक पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सपोज दिखाया गया है कि प्रोड्यूसर्स हैविंग 100% एनर्जी विच इज अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, बट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर जो है दे विल गेट ओनली 10% एनर्जी।
then secondary consumers will get only 1% energy, while tertiary consumers will get only 0.1% energy. That is only 10% एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म हो रही है. एंड पिरामिड आपको कैसे मिलेगा? अपराइट. ये एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है. यहाँ का भी हम पिरामिड ऑफ एनर्जी देख सकते हैं. सपोज एक्वाटिक इकोसिस्टम में मिलने वाले फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उन्होंने 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी तैयार की है बाय यूजिंग सनलाइट. अब जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर जू प्लैंक्टन फीड होंगे तो जू प्लैंक्टन में ओनली 10% एनर्जी आएगी, दैट मीन्स 1000 कैलोरी. जू प्लैंक्टन के ऊपर जब फिशेस फीड होंगे तो फिशेस को मिलने वाली है 10%, दैट मीन्स 100 किलो कैलोरी. जब इन फिशेस को ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमन को फिश में से मिलने वाली है ओनली 10%, दैट इज 10 किलो कैलोरी. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10,000 किलो कैलोरी से 10 किलो कैलोरी, मतलब आपको बेस जो है ट्रायंगल का वो वाइड मिलेगा एंड अपेक्स पोर्शन आपको नैरो मिलेगा, एंड फाइनली वी आर गेटिंग upright pyramid. So in this way pyramid of energy is always upright. Got it? Now we will start with new topic, that is biogeochemical cycle. तो साइकिल ये वर्ड आपको पता है, आपने वाटर साइकिल देन सम गैसियस साइकिल्स सुने होंगे. तो साइकिल मीन्स व्हाट? जहां से उस साइकिल की शुरुआत हुई है, अगेन वही सेम कंपोनेंट फिर से तैयार होता है. अब इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमें क्या देखना है? तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. अब कैसे हम डिफाइन करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल को? तो द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. जैसे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, दैट मीन्स फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए या सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमेशा रिसाइकल होते ही रहते हैं. इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो ये एक एक न्यूट्रिएंट की साइकिल के बारे में हम देखने वाले हैं. जैसे हमने बताया कि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे. वन वे कैसे है कि प्रोड्यूसर से लेके टॉप ट्रॉफिक लेवल जो भी रहेगी वहां तक ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है. रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं होता एनर्जी फ्लो में. कभी भी अपेक्स लेवल की जो ट्रॉफिक लेवल है वहां से प्रोड्यूसर की तरफ एनर्जी रिवर्स बैक कभी भी नहीं आती. हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वन वे ही रहता है. बट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऐसा नहीं है. फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल, मतलब वो रिसाइकल हमेशा होते रहते हैं. एनर्जी की तरह उनका ट्रांसफॉर्मेशन वन वे नहीं है. अब ये न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड ये न्यूट्रिएंट्स हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट एंड अगेन फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक कंपोनेंट्स. हमेशा इकोसिस्टम में इस तरह से अबायोटिक टू बायोटिक एंड बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है एंड साइकिल कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. अब जो साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल, अब ये तो एक नहीं है, नंबर ऑफ साइकिल्स आर देयर. जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है. तो कार्बन की साइकिल रहेगी, ऑक्सीजन की साइकिल रहेगी, नाइट्रोजन की साइकिल रहेगी, एटसेट्रा. तो ये जो साइकिल ऑपरेट होते हैं ये बायोस्फीयर में ऑपरेट होते हैं. अब आपने ये वर्ड सुना होगा बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स व्हाट? होल एनवायरमेंट, होल अर्थ को हम कह सकते हैं बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर के 3 कंपोनेंट आपको पता है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तो ये तीनों स्फीयर्स में ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कंप्लीट होते हैं. ओके, नाउ अब इस बायोजियोकेमिकल साइकिल के बेसिकली 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन है गैसियस साइकिल एंड सेकंड वन है सेडिमेंटरी साइकिल. अब ये गैसियस साइकिल नाम ही बता रहा है कि ये साइकिल गैसेस के बारे में होंगे, एंड सेडिमेंटरी साइकिल मतलब ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे. ओके, सो विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज गैसियस साइकिल. So gaseous cycle means what? An accumulation of the main abiotic gaseous nutrient material. यहाँ पे आपको फोकस करना है इस वर्ड पे, gaseous nutrient material, मतलब gases also act as a nutrient. ओके, तो जितने भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस मिलते हैं उन गैसेस का सर्कुलेशन या उन गैसेस की साइकिल किस तरह से कंप्लीट होती है ये हम स्टडी करते हैं इन गैसियस साइकिल. तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर,
etc. are the examples of gaseous cycle. While here sedimentary cycle, accumulation of main abiotic nutrient materials which is found in soil, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं स्टडी इन सेडिमेंटरी साइकिल। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स है 104 जो कि पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है, तो इन न्यूट्रिएंट्स की साइकिल का स्टडी किया जाता है इन सेडिमेंटरी साइकिल। अगर आप केयरफुली इन दो वर्ड के ऊपर फोकस अगर करते हो, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल, तो हम उनको कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन। तो कार्बन ये जो है ये गैसियस फॉर्म में भी अवेलेबल है, दैट इज CO2, बट ये कार्बन सेडिमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है। कैसे, तो टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग के बॉडी में, प्लांट के बॉडी में भी कार्बन है, फिर वो हमारे बॉडी में गैसियस फॉर्म में है क्या, नहीं, तो वो सेडिमेंट फॉर्म में है। मतलब हम गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल को सेपरेट कंप्लीटली नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ये गैस है, एज वेल एज सॉइल में भी आपको सेडिमेंट के फॉर्म में ये नाइट्रोजन मिलता है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी को पता है N2। वाइल सॉइल में यही नाइट्रोजन आपको N2 फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, फिर ये कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हम अपने आंखों के सामने रखते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल को हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। चलो, गॉट इट। अब इसके बाद हम वन बाय वन एक एक साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। मोस्टली हम गैसियस साइकिल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल फर्स्टली हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय कार्बन साइकिल? द सर्कुलेशन एंड रिसाइक्लिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर। अब ये सिंपल डेफिनेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो भी कार्बन बाहर आएगा वो तो एटमॉस्फेयर में जाता ही है, क्योंकि सपोज ह्यूमन बीइंग इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे रेस्पिरेशन एक्टिविटी की वजह से जो भी CO2 बाहर आता है वो CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट उसका यूज करेंगे फूड तैयार करने के लिए, वो फूड हम कंज्यूम करेंगे। ओके, तो ये एक साइकिल ही है। बट जब प्लांट की भी डेथ होती है या ह्यूमन बीइंग की भी डेथ होती है, तो प्लांट के बॉडी में जो कार्बन स्टोर है या ह्यूमन के बॉडी में जो कार्बन स्टोर है वो अगेन डिकम्पोजिशन एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिसाइकल होता है। इसको कहते हैं कार्बन साइकिल। मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक CO2 प्लांट ने या ह्यूमन बीइंग ने अपने बॉडी में स्टोर करके रखा था, ये उनकी डेथ के बाद फिर से रिलीज होता है, मतलब फिर से फ्री होता है, एंड नेक्स्ट या अनदर जो भी ह्यूमन बीइंग रहेंगे या न्यू प्लांट रहेंगे उनके लिए रेडिली अवेलेबल रहता है। इसको कहते हैं हम कार्बन साइकिल। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरह से ये कार्बन का रिसाइकलिंग होता है। तो एक कार्बन की साइकिल इस डायग्राम के बेसिस पे हम देखेंगे। सपोज ये प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 है वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, एंड CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एज वेल एज सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, एंड प्लांट एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड तैयार करते हैं दैट फूड इज आल्सो रिच इन कार्बन। वही फूड कौन कंज्यूम करेंगे, दीज एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। अब एनिमल्स जब ये फूड कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी में भी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बट कार्बन उनके बॉडी में एज इट इज स्टोर रहता है। अब होता क्या है, जब इस प्लांट की और इस एनिमल की डेथ होगी और वो सॉइल में बरीड होंगे, तो उनके बॉडी के जो भी रिमेनेंट्स है उनका कन्वर्जन हो जाता है इन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल आपने वर्ड सुना होगा कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड होते हैं, लेयर आफ्टर लेयर फॉर्म होते हैं, एंड फाइनली फॉसिल फ्यूल तैयार होते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल किसकी वजह से तैयार होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस प्लांट बॉडी एंड दिस एनिमल बॉडी ये फॉसिल फ्यूल तैयार होते हैं। मतलब फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो रिच इन कार्बन, क्योंकि प्लांट के बॉडी में और एनिमल के बॉडी में भी कार्बन है,
तो उनसे उनकी वजह से अगर फॉसिल फ्यूल बनता है तो फॉसिल फ्यूल इज आल्सो रिच इन कार्बन, राइट। और ये फॉसिल फ्यूल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल से, सॉरी अर्थ क्रस्ट से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। सभी को पता है इंडस्ट्रीज के लिए हम पेट्रोल, डीजल या अदर फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन ही यूज कर रहे हैं। तो जब हम ये फॉसिल फ्यूल अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे एंड इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे तो यहाँ पे कंबशन प्रोसेस होती है, राइट। कंबशन आपको पता है, नहीं तो बर्निंग होता है। और कंबशन या बर्निंग की वजह से इस फॉसिल फ्यूल का CO2 अगेन बाहर आता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज से बाहर स्मोक आता है, ब्लैक स्मोक, तो वो ब्लैक स्मोक नथिंग बट इट इज CO2। तो जो फॉसिल फ्यूल में CO2 था, वो CO2 कंबशन होने के बाद एटमॉस्फेयर में फ्री होता है एंड अगेन दिस CO2 इज एब्जॉर्ब बाय द plants and again cycle is continuously going on. In this way environment में कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट साइकिल इज ऑक्सीजन साइकिल। अभी ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के बारे में सब लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये ऑक्सीजन हमें अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में देखने को मिलता है एनवायरमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज O2, देन H2O दैट इज वाटर एंड ओजोन दैट इज O3। तो अलग अलग फॉर्म्स में ये ऑक्सीजन आपको एनवायरमेंट में मिलेगा। अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल जितने भी है उन सभी साइकिल में ऑक्सीजन साइकिल इज ए कॉम्प्लेक्स साइकिल, क्योंकि ऑक्सीजन साइकिल में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन एनवायरमेंट में आता कहाँ से है? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले फैक्ट्रीज कौन है? तो प्लांट है। और प्लांट ये ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है उसको हम यूज करते हैं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग हो या अदर एनिमल्स हो, तो वो ऑक्सीजन को जो यूज करते हैं वो करेंगे थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड अगेन हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस से हम रिलीज करते हैं CO2, वो CO2 फिर से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, राइट। इन दिस वे प्लांट्स कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन बीइंग हो या अदर एनिमल्स हो उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस है एंड अगेन उसको रिलीज करेंगे। मतलब ये साइकिल कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। अगर ये आप केयरफुली देखेंगे तो कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल इज रिलेटेड विथ ईच अदर, राइट। क्योंकि हमने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 रिलीज किया है दैट CO2 इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, करेक्ट। so in this way ऑक्सीजन साइकिल एनवायरमेंट में कंटिन्यूअसली चालू ही रहता है। ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल दोनों साइकिल्स कंप्लीट होने के लिए दो प्रोसेसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल डेफिनेशन ऑक्सीजन साइकिल की दी गई है, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर। और ये सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग कैसे होता है तो हमने अभी देखा है, करेक्ट। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो कि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन से एनिमल्स ब्रीथ होते हैं, अगेन एनिमल्स गिव्स आउट CO2 एंड दैट CO2 अगेन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ food material and during this process again oxygen is released in the atmosphere. So this is the oxygen cycle. Got it? Next है नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है, DNA विच इज जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों कंपोनेंट्स को तैयार करने में नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब जिस तरह से हम ऐसा कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह से हम नाइट्रोजन को उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% में अवेलेबल है, आप सभी को पता है, और ऑक्सीजन 21%। ये दो मेजर गैसेस है जिनका अमाउंट एटमॉस्फेयर एयर में सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%। चलो तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखेंगे। अभी नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू
वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेसेस। ओके, अब ये नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो N2, दैट मीन नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पे एक है NH4, दैट इज अमोनिया। देन यहाँ पे एक वर्ड है NO2, दैट मीन्स नाइट्राइट। एंड यहाँ पे एक है NO3, दैट इज नाइट्रेट। जब हम ये साइक्लिन एक्सप्लेन करेंगे तब नाइट्राइट, नाइट्रेट ऐसे वर्ड आपको सुनने को आएंगे। तो ये NO2, NO3 ये उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म्स है। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल ये अलग अलग मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। जैसे हमने ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल में देखा कि देयर इज ए स्पेसिफिक वे, बट नाइट्रोजन साइकिल में इस तरह से नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल 3 to 4 वे से कंप्लीट होती है इन एटमॉस्फेयर। सपोज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइटनिंग दिखाई गई है, ये क्लाउड्स है। अब जब एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है एंड रेनी सीजन में जब लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स दिस नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स व्हाट? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में करना मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी वजह से होता है? तो लाइटनिंग की वजह से भी होता है। ये रहा फर्स्ट वे नाइट्रोजन साइकिल का कि 78% एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है। रेनी सीजन में जैसे ही लाइटनिंग होगा तो इस लाइटनिंग के कांटेक्ट में ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन आता है एंड उस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का कन्वर्जन पहले होता है नाइट्रेट में, बाद में होता है नाइट्रेट में। फिर ये नाइट्रेट कहाँ चला जाता है? तो नाइट्रेट इज यूजफुल फॉर द प्लांट्स। जैसे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वैसे प्लांट्स के लिए भी ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें से एक है नाइट्रोजन। बट प्लांट्स N2 फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, प्लांट्स को NO3 फॉर्म चाहिए, दैट मीन्स नाइट्रेट फॉर्म चाहिए। और ये नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि किसने फिक्स किया है? लाइटनिंग में। ओके, ये रहा फर्स्ट वे। दूसरा वे है नाइट्रोजन साइकिल का विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सुडोमोनास, ये कुछ माइक्रोब्स है कि ये अपना रोल नाइट्रोजन साइकिल में निभाते हैं। मीन्स व्हाट? जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनका फिक्सेशन, उस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का फिक्सेशन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं और उसको NO3 इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन लाइटनिंग की हेल्प से NO3 में होता है, उसी तरह से माइक्रोब्स की वजह से भी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन NO3 में होता है एंड NO3 प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जो माइक्रोब्स के नाम मैंने आपको बताए, सुडोमोनास हो, ये नाइट्रोसोमोनास हो या नाइट्रोबैक्टर हो, इन सभी का रोल इस नाइट्रोजन साइकिल में है। दिस इज द सेकेंड वे ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट वे मैंने आपको बताया लाइटनिंग, सेकेंड वे बताया यूज ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रोब्स की हेल्प से। थर्ड है राइजोबियम। आपने ये सुना होगा राइजोबियम, जो भी पल्सेस है, पल्सेस के रूट नोड्यूल्स में, पल्सेस के जो रूट्स रहते हैं उन रूट्स के ऊपर नॉट्स प्रेजेंट रहते हैं। इन नॉट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है और इस राइजोबियम बैक्टीरिया का काम ही क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन करना इनटू नाइट्रेट एंड वो नाइट्रेट प्लांट को रेडीली अवेलेबल करके देना। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में 3 वे से साइकिल किया जाता है। फर्स्ट वे है लाइटनिंग, सेकेंड वे है माइक्रोब्स, उसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सुडोमोनास ये मैंने आपको बताए, एंड थर्ड वे है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन को रिसाइकल किया जाता है। अब यहाँ पे रिसाइकलिंग कैसे होता है तो एक बार हम इस फिगर की हेल्प से देखेंगे कि लाइटनिंग की हेल्प से N2 का कन्वर्जन NO2 में हुआ, NO3 में हुआ, NO3 इसको प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। अगेन प्लांट की बॉडी जब सॉइल में बरीड होती है तो ये NO3 रिलीज होता है। ओके, मतलब इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जब NO3 रिलीज होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिकम्पोजर से वो भी उसको यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो NH4 दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, ये क्या है? तो इट इज अमोनिया। मतलब नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन बिफोर नाइट्राइट अमोनिया में भी किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, जो हम आगे जाके देखने ही वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड वन है अमोनिफिकेशन, थर्ड वन है नाइट्रिफिकेशन, फोर्थ वन है डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एटमॉस्फेरिक प्रोसेस तो मैंने आपको बताई, दैट इज लाइटनिंग। तो ये कन्वर्जन होना नाइट्रोजन का इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिफिकेशन मीन्स व्हाट? रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल मैंने आपको बताया नाइट्रोजन साइकिल में, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन करते समय अमोनिया रिलीज करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। लेटर ऑन अमोनिफिकेशन प्रोसेस से जो नाइट्राइट तैयार हुआ है, उस नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन की एक सिंपल डेफिनेशन भी हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड अगेन देन इनटू नाइट्रेट। मतलब नाइट्रिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी है? अमोनिफिकेशन, क्योंकि इसमें अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है। ओके, एंड देन नाइट्रेट का कन्वर्जन नाइट्रेट में होना मतलब नाइट्रिफिकेशन। लास्ट वन है डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे वर्ड ही बताता है, डी मतलब रिवर्स बैक, कि जो नाइट्रेट तैयार हुआ था उस नाइट्रेट का अगेन कन्वर्जन होता है इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और गैसियस नाइट्रोजन। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन और कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन। क्लियर? मतलब नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से कंप्लीट होती है? नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अगेन नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, गॉट इट? सो दिस इज अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इस चैप्टर में हमने कौन से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देखे हैं? तो 3, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो इस होल चैप्टर में हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा इकोसिस्टम मीन्स व्हाट, देन हमने देखा इकोसिस्टम के टाइप्स, देन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, देन हमने देखा फूड चेन मीन्स व्हाट, फूड वेब मीन्स व्हाट, ट्रॉफिक लेवल मीन्स व्हाट। आज हमने क्या देखा है? कंसेप्ट ऑफ पिरामिड, स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड कितने हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के टाइप्स कितने हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। देन हमने देखा बायोजियोकेमिकल साइकिल मीन्स व्हाट, उसके टाइप्स। देन 3 बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमने देखे, दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।